वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों की हैवी डिमांड पे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का इंग्लिश में भी मैं ले आया हूँ। हिंदी वालों के लिए पढ़ चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हीं में से मिलेंगे। ना मिले तब मेरा नाम बदल दीजिएगा, यूपी बीसीएस लेटेस्ट न्यूज़ को अनसब्सक्राइब कर देना। अभी आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़े तो टेलीग्राम पे जरा इसको फटाक से टेलीग्राम पे जोड़िए और इंपॉर्टेंट अपडेट वहाँ मिलती रहती हैं। चलिए शुरू करते हैं। जितना बताऊँगा बस उतना लर्न करना, इन्हीं में से मिलेंगे। चलिए तो मैं नीचे से शुरू कर रहा हूँ, लेटेस्ट टू एंड वाले चलेंगे। जो लेटेस्ट के हैं सबसे पहले वो बताऊंगा क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेटेस्ट से लेके स्टार्टिंग पे चलेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 106। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, अभी बस शॉर्ट में इतना लिख लो एग्जाम के लिए क्या कि 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट भैया इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसने लोकसभा में प्लस राज्यों की विधानसभा में प्लस दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं के लिए 15% सीटें रिजर्व कर दी है। 15% बोलो या 33% या एक तिहाई, 33% या एक तिहाई 15 सालों के लिए रिजर्व कर दी है। क्या करा है भैया, और नाम क्या है इस योजना का? नारी शक्ति वंदन एक्ट है ये। तो बस फिर से बता रहा हूँ, नारी शक्ति वंदन एक्ट क्या है? 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से आया है, जिसमें लोकसभा में, राज्यों की विधानसभा में और दिल्ली की विधानसभा में 15 साल के लिए एक तिहाई सीटें, 33% सीटें औरतों के लिए यानी वुमेन्स के लिए रिजर्व कर दी गई हैं। ठीक, बस इतना याद रखना है और कुछ नहीं याद रखना। चलो, ऐसे ही 105 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, इसमें कुछ खास नहीं है, बस आपको ये 338 बी, 342 ए, 366 ए, ठीक है, ये याद रखना है कि इसमें परिवर्तन हुआ है। ठीक है, 105 अमेंडमेंट एक्ट में इसमें परिवर्तन हुआ। अगेन मैं इसको 20% कहूँगा कि 20% तक याद रखो, इसको छोड़ सकते हो। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला एक्ट 104 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? सबसे पहले तो ये समझो, 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने ये जो एंग्लो इंडियन का रिजर्वेशन का प्रोविजन था ना, एक सेकेंड, एंग्लो इंडियन का रिजर्वेशन का प्रोविजन लोकसभा में और राज्यों की विधानसभा में, इसको खत्म करा और SC ST के रिजर्वेशन को 2030 तक के लिए बढ़ा दिया। ठीक है, अब एक चीज़ मेरी बात सुन लो, एंग्लो इंडियन का, एक सेकेंड, एंग्लो इंडियन को, जो एंग्लो इंडियन होते थे इनको लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन मिलता था अंडर आर्टिकल 331। कौन देता था भैया इसको? प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर देता था 2 मेंबर को। अब ये प्रोविजन हटा दिया गया। पूछेगा कौन से आर्टिकल, मतलब कौन से अमेंडमेंट से हटाया गया, तो आप बताओगे 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से। किससे? 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, और इसी 333 के तहत राज्यों में मतलब राज्यों की विधानसभा में एक मेंबर को गवर्नर नॉमिनेट करता था, ये भी हटा दिया गया। तो 331 से लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन, 333 से विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन। इस प्रोविजन को हटाया कब गया? 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से। ठीक है, बस और कुछ नहीं याद रखना है। अब दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कब आया? 2019 में। इसमें क्या था? 10% का जो रिजर्वेशन मिला है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को, बस इतना याद रखना है। 10% रिजर्वेशन किसको मिला है? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एम्पावर द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। कितना? 10%। बस इससे काम बन जाएगा प्रीलिम्स में। बाकी मेंस की स्ट्रैटेजी वो बाद में देखेंगे, पहले प्रीलिम्स तो निकालो अब। चलो, दूसरा आता है दोस्तों 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2018। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास था ना, जो आर्टिकल 338 बी में, इसको 338 के तहत संवैधानिक बना दिया गया, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दी गई। ठीक है, इससे पहले ये बैकवर्ड क्लास कमीशन बना कब था? 1993 में। इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस बना के एक अलग आर्टिकल जोड़ दिया, 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2018। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक समरी देखते हैं फटाक से, क्या क्या पढ़ा आपने। 106 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का इंपॉर्टेंट है, 104 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का इंपॉर्टेंट है, 103 इंपॉर्टेंट है, 102 इंपॉर्टेंट है। 106 में आपने कहा कि सर एक तिहाई सीटें वुमेन के लिए, काम खत्म। 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आपने कहा सर 10% सीट्स, वो 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए। सॉरी माफ़ कीजिए, एक सेकंड, नहीं ये इधर है, सॉरी। 104 कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था? ये जो एंग्लो इंडियन का प्रोविजन था ना सर, एंग्लो इंडियन वाला 331 के तहत 2 मेंबर जो होते थे उसको खत्म कर दिया। 103 जो 10% रिजर्वेशन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को। 102 सर 338 बी आर्टिकल बनाया गया था, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। बस हो गई 4 अमेंडमेंट क्लियर, इनमें से एक मिल सकता है। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट, बस कुछ नहीं याद रखना है, ये याद रखना है भैया
101 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 जीएसटी ऐड हुआ, बस इतना याद रखना, जीएसटी ऐड हुआ। दूसरी चीज़, जीएसटी कब से लागू हुआ ये पूछ सकता है, तो 1 जुलाई 2017 से, ठीक, बस इतना याद रखना है। 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ 1 जुलाई 2017 से, काम खत्म। नेक्स्ट 100 अमेंडमेंट एक्ट, 100 अमेंडमेंट एक्ट 2015, ये क्या था, बांग्लादेश और इंडिया की लैंड बाउंड्री डिस्प्यूट से रिलेटेड था, बस इतना याद रखना है। बांग्लादेश और इंडिया के लैंड डिस्प्यूट को सॉल्व करा था इसने, ठीक है। कौन सा अमेंडमेंट एक्ट, 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2015। चलिए नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2014, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसने क्या करा, जो कलेजियम सिस्टम था ना सुप्रीम कोर्ट का, उसको हटा के कि जजों का अपॉइंटमेंट अब एनजेक से होगा। एनजेक मतलब नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अच्छा यार, यहाँ तो हमारी ये जो नेपोटिज्म वाली मोनोपोली है वो खत्म हो जाएगी, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको नल एंड वॉइड कर दिया 2015 में। देखिए सुप्रीम कोर्ट सब में रिफॉर्म कहेगा करो, मुझ में ना करो, बस हम जो चल रहे वैसे ही चलने दो। तारीख पे तारीख दो, निर्दोषों को सजा हो रही, कई साल जेल में पड़े, पर कोई सुधार उसमें नहीं है ना। पर मोदी सरकार ये भी करके मानेगी, देखना आने तो सरकार ये एनजेक फिर आएगा, क्योंकि बहुत सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज हैं वहाँ नेपोटिज्म बहुत है। तो फिलहाल उससे हमें लेना देना नहीं है, हमें सिविल सर्वेंट बनना है। आपको 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2014 में एनजेक याद रखना है, और 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने एनजेक को हटा दिया, बस देखो याद हो गए इतने सारे, एक नंबर की नहीं। चलो अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दोस्तों ये 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है इसमें, तीन चीज़ हुई। पहली, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी, क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी को बनाया गया एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देके। तो पूछेगा कोऑपरेटिव सोसाइटी कब बनी, तो 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी तीन जगह है। पहली चीज़, ये फंडामेंटल राइट भी है आर्टिकल 19 क्लॉज सी में। दूसरी चीज़, ये डीपीएसपी भी है आर्टिकल 43 बी में है। तीसरी चीज़, पार्ट 9 बी में इसको ऐड कर दिया गया, पार्ट 9 बी में इसको ऐड कर दिया गया, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी एक क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बन गया। कब ऐड हुआ, 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011, बस इतना आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट याद रखना है आपको, ये याद रखना है 96 अमेंडमेंट एक्ट 2011। क्यों याद रखना है, क्योंकि इससे जो ओडिया शब्द था ना, उसको ओरिया को ओडिया कर दिया गया, ठीक है। द ओरिया लैंग्वेज इन 8th शेड्यूल शैल बी प्रोनाउंस्ड एट ओडिया। तो आपको पता है जो 8th शेड्यूल है वो भाषा से डील करता है, 22 भाषाएं हैं। तो पहले ओरिया था, उसका नाम बदल के ओडिया कर दिया गया। कौन से अमेंडमेंट से, 96 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011। अब दोस्तों एक मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003। क्या याद रखना है इसमें, इसमें आपको बस बोलना है बीडीएमएस। पिक्चर तो देखी होगी ना, बीडीएमएस का मतलब पता ही होगा, बीडीएमएस। अब ये वो बीडीएमएस नहीं है, ये है बोडो डोगरी मैथिली संथली, ठीक है। बोडो डोगरी मैथिली संथली ये ऐड हुआ कब, 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। अब यहाँ दो है, एक साल बढ़ा दो, मतलब 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003, ठीक है। अब इससे पहले ये भी पूछ सकता है कि और कौन सी भाषाएं ऐड हुई थी, तो कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, ये ऐड हुई थी आपकी 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 से, ठीक है। तो 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। सबसे पहले सिंधी ऐड हुई थी 21 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1967, ठीक है। इतना याद रखना है। 22 भाषाएं हैं, इंग्लिश नहीं है। कौन सी कब ऐड हुई है, तो सिंधी 1967, 21 संविधान अमेंडमेंट से, 71 से ऐड हुई कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, और बीडीएमएस 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003, ठीक है। इतना याद कर लो, काम हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों आपको याद रखना है 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 से आया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो स्ट्रेंथ है वो 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसका मतलब समझे, मतलब 545 मान लो मेंबर हैं लोकसभा में, तो उसका 15% निकाल लो, इंक्लूडिंग पीएम, इससे ज़्यादा मिनिस्टर नहीं होने चाहिए, ठीक है। यह प्रोविजन कब आया, 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003। नहीं तो इससे पहले सभी को मिनिस्टर बनना था, तो अब एक लिमिट डाल दी, ठीक। प्लस दूसरा एक्सेप्शन क्या है, दूसरा एक्सेप्शन ये है कि ये राज्यों में भी लागू है, पहली चीज़। पर राज्य कई ऐसे हैं जो छोटे हैं, जैसे मान लो गोवा, वहाँ 60 ही हैं टोटल असेंबली में मेंबर, तो वहाँ ये प्रावधान है कि किसी भी मेंबर में, मतलब राज्यों में 12 से कम होने ही नहीं चाहिए मिनिस्टर, ठीक है। मतलब मिनिमम 12 तो होने ही चाहिए, सीएम को मिला के प्लस 11 मिनिस्टर, 12 मिनिमम है और मैक्सिमम 15%, इससे ज़्यादा नहीं होगा। ये आया 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003। अब दोस्तों जो आपको याद रखना है मोस्ट इंपॉर्टेंट 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003। अब आपको पता होगा नेशनल कमीशन फॉर एससी, जो कि आर्टिकल 338 में था, इसको हटा के दो पार्ट में कर दिया, 338A डाल दिया। नेशनल कमीशन फॉर एसटी के लिए 338, अरे यार एक सेकंड, साफ गंदा वो लिख देता हूँ, 338 और 338A, ठीक है।
ये नेशनल कमीशन फॉर एससी है, नेशनल कमीशन फॉर एसटी। इसको दो भाग में डिवाइड करा, पूछेगा कब, तो 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड याद आ रहा होगा, 338 बी, उसको 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2018। इतना याद कर लो, काम चल जाएगा। अब दोनों ही में एक चेयरपर्सन होता है, एक वाइस चेयरपर्सन होता है, 3 और मेंबर होते हैं, टोटल 5 होते हैं। इन सबका अपॉइंट प्रेसिडेंट करता है। बस काम खत्म, इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट है आपका 87 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ये भी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसने ये कह दिया कि जो भैया अब कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जहाँ चुनाव होने हैं, उनमें 2001 के सेंसस पे होगा, 1991 पे नहीं। ठीक है, जो मतलब अब चुनाव होंगे कॉन्स्टिट्यूएंसीज के 2001 के सेंसस के आधार पे होंगे, 1991 के सेंसस के आधार पे नहीं। बात खत्म। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किन कारणों की वजह से? ठीक है, तो अब ये किन कारणों की वजह से इंपॉर्टेंट है पहले ये समझ लो। इसमें राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट भी बनाया, पहली बात। डीपीएसपी भी बना दिया इसको 45 में डाल के, 45 में, और इसको एक डीपीएसपी जो फंडामेंटल ड्यूटी होती है उसमें भी डाल दिया। ठीक है, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 से 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी भी बना दी कि 6 से 14 साल के बच्चों का एजुकेशन देना कंपलसरी है। ठीक है, तो ये हमारा फंडामेंटल राइट भी है, डीपीएसपी भी है और फंडामेंटल ड्यूटी भी है। ऐसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटी जो आया 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011 से, वो भी फंडामेंटल राइट है, डीपीएसपी में भी है और फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। उसको पार्ट 9A में डाल दिया, 9B में डाल दिया गया। ठीक है, तो बस आपको इतना याद रखना है, कहने का मतलब है 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट दोस्तों 84 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसने 25 साल 2026 तक कह दिया है कि लोकसभा और राज्यसभा में जितनी सीटें इतनी ही रहेंगी, ये बढ़ेंगी नहीं। ठीक है, मतलब रीएडजस्टमेंट जो होगा सीटों का लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, माफ़ कीजिएगा राज्यसभा में नहीं, वो 25 साल तक फिक्स कर दिया है कि ठीक है 2026 तक इतना ही रहेगा। ठीक है, इसको याद रखना है आपको। अब दोस्तों जो इंपॉर्टेंट है 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992। इसको क्या बताने की ज़रूरत है कि इसमें पंचायती राज को ऐड करा गया था पार्ट 9 में। ठीक है, पार्ट 9 में 11 शेड्यूल, पार्ट 9 11 शेड्यूल। ठीक है, कब ऐड हुआ? 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। कितने फंक्शनल आइटम है पंचायत के? 29, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है 1992 में, क्या हुआ भैया? यही लोकल बॉडीज़ जो होती है ना, म्यूनसिपैलिटीज, उनको पार्ट 9A में डाल दिया, 12वें शेड्यूल में डाल दिया। इसमें 18 सब्जेक्ट होते, बस इतना याद रखना। ठीक है, 9A 12 शेड्यूल 18, 9 पार्ट आपका हो गया 9 पंचायती राज, 11 शेड्यूल 29 सब्जेक्ट, बस इतना याद रखना आपको। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है 169 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1991 और दूसरा 70 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992। तो पहले ये देखो क्योंकि इसी से ये लिंक है। देखो जैसे ही दिल्ली को, किसको? दिल्ली को क्या करा? नेशनल कैपिटल टेरिटरी बनाया। कब बनाया पूछेगा तो 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1991 से। ठीक है, अब जैसे ही इसको बनाया तो यहाँ पे एक विधानसभा बना दी, 70 लोग, मतलब 70 विधायक होंगे लेजिस्लेटिव असेंबली में और 7 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे। ठीक है, ये दिल्ली में बनाया। अब जैसे दिल्ली में ये बना, अगले ही साल 70 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 से दिल्ली और आपका पुडुचेरी, ये लोगों को राइट दे दिया गया प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट देने का। ठीक है, तो डायरेक्ट सवाल पूछेगा, दिल्ली और पुडुचेरी के मिनिस्टर्स को कब, कौन से अमेंडमेंट से राइट मिला प्रेसिडेंट चुनने का? तो 70 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992। और दिल्ली में असेंबली बनी कब? 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1991। इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। नेक्स्ट जो आपको याद रखना है 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985। ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है। एंटी डिफेक्शन लॉ या दल बदल कानून। ठीक है, देख ही रहो नीतीश बाबू न्यूज़ में है। इसमें क्या हुआ? नया शेड्यूल डाला गया, 10th शेड्यूल। किस में डाला गया भैया? संविधान में। ठीक है, तो पूछेगा 10th शेड्यूल में क्या है, तो आप बताओगे एंटी डिफेक्शन लॉ। कब डाला गया? तो आप बताओगे 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। चलिए अब मोस्ट इंपॉर्टेंट देखेंगे, 2 आर्टिकल मतलब अमेंडमेंट, एक 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, दूसरा है 42। पहले 44 देखो। 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है 1978, बहुत चीज़ें बदली जो इंदिरा गांधी ने चेंज करी थी। तो सबसे पहले ये कहा कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभा यानी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इनका टेन्योर 5 साल ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। नहीं तो इंदिरा गांधी ने देखो 6-6 साल कर दिया था। ठीक, पहली चीज़ जो आपको याद रखनी। दूसरा, प्रेसिडेंट क्या करेगा? सेंड बैक वंस द एडवाइस ऑफ कैबिनेट फॉर रिकंसिडरेशन। कहने का मतलब है कैबिनेट है ये, कैबिनेट ने प्रेसिडेंट को एडवाइस दी, तो ये नहीं प्रेसिडेंट को माननी है। पहले प्रेसिडेंट कहेगा भाई एक बार फिर से देख लो ये सही है कि नहीं। अगर कैबिनेट दोबारा देती है तब वो एडवाइस प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग होगी। ठीक है, कहने का मतलब एक बार एडवाइस को प्रेसिडेंट वापस भेज सकता है, दोबारा नहीं भेज सकता। ये प्रोविजन करा गया 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से, क्योंकि पहले ऐसा नहीं था, जो कैबिनेट बोलेगी प्रेसिडेंट को करना पड़ेगा। ठीक, दूसरी चीज़ कि गवर्नर मतलब जब कैबिनेट रिटर्न में देगी, जब कैबिनेट रिटर्न में देगी
तभी प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है। कैबिनेट को रिटर्न में देना पड़ेगा, सिर्फ पीएम के कहने पे नेशनल इमरजेंसी नहीं लगेगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जो आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी दी है ना 3 ग्राउंड पे, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म्ड रेबेलियन, तो आर्म्ड रेबेलियन को जो डाला गया है पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस था। पूछेगा इंटरनल डिस्टर्बेंस को आर्म्ड रेबेलियन कब करा गया, तो आप बताओगे 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976, सॉरी 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978, ठीक है। याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है इसको फंडामेंटल राइट से हटा के लीगल राइट कर दिया गया था आर्टिकल 300A में, ठीक है। और फंडामेंटल राइट अगर आपके हैं ना जो 20 और 21, चाहे नेशनल इमरजेंसी लगी हो, वो आपके नहीं छीने जा सकते। सबसे इंपॉर्टेंट राइट है यार, किसी को भी जेल में डाल दे रही थी इंदिरा गांधी, राइट टू लाइफ छीन ले रही थी, किसी को भी गोली मार दो, ये नहीं हो सकता। आपके ये 2 राइट नहीं छीन सकते, चाहे कौनो इमरजेंसी लगी हो, ये आपको याद रखना है। बस इतना अगर याद कर डाला तो ये अमेंडमेंट नहीं छूटेगा। दोस्तों देखिए 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है 1976। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है क्योंकि इतने सारे संशोधन हुए। वन बाय वन बताता हूँ, याद जो करने वो बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको पता भी होगा ये यार, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी। प्रियम्बल में हमारे ये 3 वर्ड ऐड हुए, पहली बात सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी। दूसरी चीज़, फंडामेंटल ड्यूटी को पार्ट 4A में डाला गया हमारे संविधान में, किसमें, पार्ट 4A में डाला गया फंडामेंटल ड्यूटी को। तीसरी चीज़, मेड द प्रेसिडेंट बाउंड बाय एडवाइस ऑफ कैबिनेट, जो भी कैबिनेट बोलेगी प्रेसिडेंट को वो करना पड़ेगा, ये कह दिया था। और देखा आपने, मैंने आपको 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बताया, उसमें क्या होता है कि प्रेसिडेंट एक बार वापस भी भेज सकता है, दोबारा आएगी तो उसे मानना पड़ेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल है ना पार्ट 14A में, उसको भी इसी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से डाला। किसको, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल को। तो क्या क्या करा, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी, फंडामेंटल ड्यूटीज़ डाली, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल डाला, प्रेसिडेंट को बाउंड कर दिया गया कि वो एडवाइस लेने के लिए बाध्य है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि लोकसभा और स्टेट्स जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती हैं उनमें जो सीटें होंगी वो 1971 की जनगणना के आधार पर फिक्स कर दी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। जुडिशियल रिव्यू से ऊपर कर दिया, जितने भी संविधान अमेंडमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, उनका जुडिशियल रिव्यू ही नहीं होगा। देख रहे हो, ऐसा कर दिया। लोग कहते हैं मोदी जी तानाशाह हैं, इंदिरा गांधी जी को तो देखो पहले इतने परिवर्तन किए थे ना कि कोर्ट की सारी शक्तियाँ छीन ली थी। जो जुडिशियल रिव्यू, रिट जुडिक्शन समझते हो कितनी बड़ी चीज़ है। अगर आपके फंडामेंटल राइट हार्म हो रहे तो आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाओ, वो पावर ही आपका छीन लिया, ठीक है। लोकसभा और राज्यों की विधानसभा का टेन्योर 6 साल कर दिया, देख रहे हो। अभी तो मोदी जी कुछ ही नहीं करे हैं, चलो। और जो आपको याद रखना है, 3 नई DPSP ऐड हुई हैं, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट, ठीक है। ये 3 नई DPSP ऐड हुई हैं, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि 5 सब्जेक्ट को स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पूछ भी सकता है आपसे, एजुकेशन पूछेगा कौन सी लिस्ट में, तो आप बताओगे कंकरेंट लिस्ट में। कौन से अमेंडमेंट से डाला गया, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 से स्टेट लिस्ट से कंकरेंट में डाल दिया गया। फॉरेस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड्स, वेट एंड मेजर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ठीक है। ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। बस इतना अगर आपने याद कर लिया तो ये अमेंडमेंट नहीं छूटेगा। अब नेक्स्ट जो आपको याद रखना है वो ये 31st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1972, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब ये आएगा ही, मैं ये कह रहा हूँ आएगा ही, अगर पॉलिटी में ये आया तो। इसमें लोकसभा की सीटों को 525 से 545 किया गया था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। लोकसभा की सीटों को पूछेगा 525 से 45 कब किया गया, 31 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है 1972, क्योंकि अभी तक ये बढ़ी ही नहीं है यार, अब ये बढ़ेंगी भी 2026 के आसपास, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट जो आपको याद रखना है ये भैया 35th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। इसमें क्या हुआ था, इसमें जो प्रोटेक्टरेट स्टेटस था ना सिक्किम का, वो दिया गया था कि सिक्किम को एक प्रोटेक्टरेट स्टेटस मिल गया कि भैया भारत सरकार उसको हर तरह से संरक्षण देगी। पर फुल फ्लैज स्टेट कब बना, ये बहुत पूछता है। तो ये 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1975 से सिक्किम पूरी तरह से भारत में मिल गया था, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेट, 1974 और 75 में पूर्णतया बना फुल फ्लैज स्टेट, और 1974 में स्टेटस मिला था प्रोटेक्टोरेट का, ठीक है। 74, 75, 34 अमेंडमेंट, 35 अमेंडमेंट, और 31 वाला तो इंपॉर्टेंट है ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो आपको याद रखना है, एक 12 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है 1962। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गोवा, दमन और दीव को इंडियन यूनियन में शामिल करा गया था, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गोवा को राज्य कब बनाया गया, 1987, ये जरूर याद रखना। 14 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है 1962, इंपॉर्टेंट है क्योंकि पुडुचेरी को इंडियन यूनियन में शामिल किया गया, याद रखिएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। 12, 14, ठीक है। नेक्स्ट आपको ये याद रखना है 7 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956। क्यों, क्योंकि इसमें जो पार्ट A, B, C, D वाले राज्य थे ना, पहले यूनियन टेरिटरी वाला झमेला था नहीं,
पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी स्टेट्स ऐसे थे। टोटल 14 स्टेट, 6 यूनियन टेरिटरी थी। इन सबको हटा दिया गया दोस्तों, ठीक है, इन सबको हटा दिया गया। क्यों हटाया गया? क्योंकि आपको याद हो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था 1956 में। बस आप इतना याद रखो कि पार्ट ए बी सी डी वाले स्टेट 7 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से हटाए गए थे, ठीक। बस इतने में काम चल जाए। अब जो याद रखना है आपको सिर्फ और सिर्फ पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट याद रखना है। क्यों याद रखना है? क्योंकि इसमें एक नया शेड्यूल जोड़ा गया, 9th शेड्यूल। अब 9th शेड्यूल एक ऐसी बकेट थी कि नेहरू जी जो भी कानून 9th शेड्यूल में डाल दे रहे थे, सुप्रीम कोर्ट जो था उसको चेक नहीं कर सकता था, प्रोहिबिट कर दिया था। मतलब जुडिशियल रिव्यू से इसको बाहर रखा था। ये सिर्फ और सिर्फ 24 अप्रैल 1973 तक के कानून को ही संरक्षण देता है दोस्तों। मतलब 1973 के बाद के कानून अगर आप इसमें डालोगे तो उसका जुडिशियल रिव्यू होगा, क्योंकि 1973 के बाद से जुडिशियल रिव्यू, अगर आपको पता हो, एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ 1973 तक के कानून होगा था। मतलब यार आज़ादी के टाइम जब ज़मीनें चाहिए थी और एक एक राजा के पास इतनी ज़मीनें थी, जमींदारों के पास, तो जब तक ज़मीनें लेंगे नहीं तो जो आपका क्या बोलते हैं उसको, डेवलपमेंट कैसे होगा, बांध कैसे बनेंगे, हॉस्पिटल कैसे बनेंगे, इंडस्ट्री कैसे लगेगी, ठीक है। क्योंकि जिसकी ज़मीन ली जा रही थी वो तुरंत कोर्ट पहुंच जा रहा था, है ना। तो इसी को ख़त्म करने के लिए एक नया कानून नेहरू जी ने बनाया। तो बस अगर इतने अमेंडमेंट याद कर लिए तो आप सबका काम हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। यूपी से लेटेस्ट न्यूज़ को भाई चैनल को ज़रा टेलीग्राम से जोड़िए, और इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो भैया आशीष तिवारी 1188 करके मुझसे जुड़ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।